हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक द यूपीएससी कुरुक्षेत्र। स्टूडेंट, क्लास 12 की हिस्ट्री कंटिन्यू करते हो। आज इसका नंबर 3 देखेंगे। इससे पहले हम पार्ट 2 पढ़ चुके हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत। तीसरा पार्ट आज हम इसका स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसका आज सबसे पहले चैप्टर 1 देखेंगे और उसके साथ ही अपने नोट्स बनाएंगे। और जैसे ही आपका चैप्टर, ये आपकी किताब समाप्त हो जाएगी, तुरंत आपके 12th क्लास की हिस्ट्री के भी टेलीग्राम पर नोट्स मिल जाएंगे। तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लेलिस्ट एक बार आप जरूर चेक करें। ओके, आपके उसमें काम की बहुत चीजें हैं जो आपको काम आएंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम विषय सूचना देखेंगे, हमें इसमें कौन कौन से पढ़नी है। ठीक है, तो ये आपकी आ चुकी है। भाग 3 का ये खुल गया। तो पहला क्या पढ़ना है आपको? उपनिवेशिकवाद और देहात। दूसरा आपका विद्रोही। तीसरे पर पढ़ना है आपको, ये जो आपका तीसरा चैप्टर है उपनिवेशिक शहर, ये छोड़ देंगे। ठीक है, ओके, क्योंकि इसमें हमारा काम का नहीं है। एक अभी तक इससे ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आए, एक क्वेश्चन आया है वो आपको बता देंगे। ठीक है, और फिर आपको पढ़ना है महात्मा गांधी एंड इसके बाद पढ़ना है आपको क्या? विभाजन के समय और संविधान का निर्माण। हालांकि आपको पॉलिटी में भी 2 चैप्टर मिल जाएंगे, तो यहां से हल्का सा देख लेंगे। और पॉलिटी में और एम लक्ष्मीकांत में भी आपके शुरू में ये यूनिट है इन दोनों चैप्टर की, संविधान का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो अपना कहने का मतलब ये, हर बार की तरह हम इसमें भी कुछ कुछ अपने शॉर्ट नोट बनाएंगे, 1 पेज के, आधे पेज के, बस इससे ज्यादा के नहीं। ठीक है, 4 पेज में आपके ये हो जाने चाहिए, क्योंकि आधुनिक भारत के लिए ज्यादा आप नोट करके क्या करोगे, क्योंकि लगभग आपकी इतनी मोटी स्पेक्ट्रम है। तो यहां से अपना थोड़ा सा अपने काम की चीजें इसमें से भी निकालेंगे। ठीक है, और बाकी जो अपनी मेंस के लिए फोकस रहेगा वो स्पेक्ट्रम से रहेगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। ठीक है, और ये आपकी ये जो पार्ट 1 था ना इसका, प्राचीन भारत, ईट, मनके, ये सब पढ़ के आ चुके हैं। एंड पार्ट 2 यात्रा के नजरिए से, इसमें ये भी हम मध्यकालीन पढ़ चुके हैं। आज हम अपना तीसरा स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चैप्टर का इसे कह के चलते हैं हम। जब ये पार्ट 3 का है तो इसका चैप्टर नंबर 1 नाम रखते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 1 में क्या देखेंगे हम? उपनिवेशिकवाद और देहात। उपनिवेशिकवाद क्या होता है? तो उपनिवेशिक मतलब एक देश का दूसरे देश पर दबाव। ये आपने डेफिनेशन पहला चैप्टर 8th क्लास में भी देखा था, अगर आपको याद हो तो। उपनिवेशिकवाद का यही होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंग्लिश इंडिया कंपनी भारत पर उपनिवेशिकवाद शासन करती है। ओके, तो इस चीज को बोलते हैं। और देहात तो अपना इलाका। तो यहां देखना है क्या हुआ था और इन्होंने कैसे किया था। ठीक है, जो नोट पॉइंट करना है वही केवल करना है। तो यहाँ थोड़ा बंगाल के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ कुछ नोट नहीं करना है, बट थोड़ी सी, जैसे आधुनिक भारत है तो थोड़ी सी स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, मैप के माध्यम से। तो मैप थोड़ा ऐसा ही है, एडजस्ट कर लेना। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, जैसे मान के चलते हैं यूरोप, अपना इंग्लैंड, ये सब इलाका है। ठीक है, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होती है? ये विदेशी व्यापार के लिए होती है। किसकी? इंग्लैंड की कंपनी। फिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की रानी थी, रानी एलिजाबेथ प्रथम। और ये कंपनी उनसे इजाजतनामा मांग लेती है कि हमें पूर्वी इलाके में जाना है और व्यापार करना है, तो रानी ये आज्ञा दे देती है। तो ये व्यापार के माध्यम से अपने फिर भारत में ये आ जाते हैं। गुजरात के सूरत में इनकी सबसे पहले कंपनी लगती है। और उससे पहले समझते हैं इस कंपनी ने क्या क्या किया। ये जैसे ही अपने यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ बंगाल के नवाबों पर, क्योंकि मुगल से वो अलग हो चुके थे, जब आपने पढ़ा, बंगाल के नवाबों को धीरे धीरे यहाँ से हटाते हैं। जैसे अलवर्दी खां, इन सबको ये हटा देते हैं। फिर बक्सर प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के बाद फिर ये जब अंग्रेज यहाँ से लड़ते हैं, हालांकि आपको बेसिक नॉलेज नहीं पता तो 8th वाली हिस्ट्री थी ना, एक बार उसकी वीडियो देखना आप, इसी प्लेलिस्ट में, तो पता चल जाएगा उससे। यहाँ आपका फिर मैसूर था, उसे भी जीतते हैं। फिर ऊपर आपका ये मराठे थे, मराठों को भी जीत लेते हैं। और ऊपर आपके महाराजा रणजीत सिंह, जो सिखों के किंग थे, उन्हें जीतते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये अंग्रेज भारत में काफी वो हो जाते हैं। तो इस प्रकार इनका शासन फैल जाता है। हालांकि इस चैप्टर में उस चीज की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो थोड़ी 12th की है ना, तो इसमें वैसी चीजें बताई गई हैं। ओके,
तो इसमें जो आपको नोट करने के लिए कहा जाएगा केवल वही नोट करना, सारी चीज नोट नहीं करनी, ठीक है। और ये दिक्कत मत लेना कि मेंस में हमें लिखना है, तो मेंस लायक आपकी स्पेक्ट्रम है, ठीक ठाक है। यहाँ से बस थोड़े आप अपने पॉइंट से देख लो जो आपके काम के हैं। तो पहला पॉइंट क्या नोट करना है आपको, चार्ल्स कार्विल्स 1793 में बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया। उस समय कार्विल्स बंगाल का गवर्नर जनरल था, तो उस समय इसने ये लागू किया। ये पॉइंट आपको नोट करना है। और यहाँ भी एक पॉइंट नोट करना है आपको, छोटे किसान योमन, तो ये आपको नोट कर लेना है ये पॉइंट, ओके। फिर आपको कोई इसमें नोट नहीं करना है, आगे चल के करना है कि आपको जोतदार। तो पहले जोतदार के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, बाद में नोट करना है। इसमें क्या करना है आपको, पहले समझो रैयत। रैयत आप पहले पढ़ते आए होगे, किसान होते थे, किसानों को रैयत बोला जाता था। एक तो फिर होते थे जमींदार, जो कि जमीनों के मालिक होते थे। बट कुछ समय कुछ ऐसे धनी किसान आने लगे जो जमींदार से भी बहुत बड़े होते थे, और उन्हें क्या बोलने लगे, जोतदार। तो ये पैराग्राफ उसी पर बेस्ड है, जोतदार पर। तो ये जमींदार से भी बड़े होते थे, ठीक। धनी किसान को जोतदार कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। फिर क्या समझना है आपको, गांव में जो जोतदार की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी। मतलब जोतदार बहुत ज्यादा धनी होते थे, उनके आगे जमींदार भी बहुत छोटे थे। जोतदार गांव में ही रहते थे, ग्रामवासियों के काफी बड़े वर्ग पर सीधा अपने नियंत्रण करते थे। जमींदार द्वारा गांव का जमा लगान लिया जाता था। तो इस पॉइंट को आप कैसे नोट करेंगे, तो पॉइंट डालेंगे आप, पॉइंट बनाएंगे जोतदार। तो ये आप लिख लेंगे, जोतदार क्या थे, धनी किसान थे, ये आपको नोट करना है। जमींदार से काफी ज्यादा धन संपत्ति वाले, गांव के लोगों पर सीधा नियंत्रण एंड उनसे कर लिया करते थे। इसमें से आप अपने पॉइंट ये शॉर्ट नोट्स कर लोगे, ठीक है। एक दो पॉइंट आपको पहले वाले करने हैं और एक ये, ओके। और बात आई विस्तार में, ये तो आप स्पेक्ट्रम से पढ़ोगे, तो यहाँ कितनी टेंशन ले रहे हो, और एक बार चैप्टर रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक। अब ये जो आपके ये थे ना जोतदार, इनके 3 नामों को भी जाना जाता है। उसी के आपको आगे 3 नाम भी लिखने, एक तो हवलदार, गांटीदार, मंडल, ये 3 नाम भी उन्हीं के आगे आप नोट कर लेना। किसके आगे, जोतदार के आगे, ठीक। अब एक यहाँ डायग्राम दिया गया है, इसे बिल्कुल आप लिख देना, ठीक है। इसी प्रकार आप इसे लिख सकते हो, ग्राम बंगाल में शक्ति के धारक, यानी कि उस वहां शक्ति कैसे चलती थी। जैसे सिकमी रैयत जोतदार से डिपेंड थे, फिर सिकमी रैयत, ये रैयत से, रैयत जमींदार पर, और जमींदार कंपनी राज, जमींदार ही कंपनी राज को लगान ये कर दिया करते थे। तो ये इस प्रकार डिपेंडेंट थे, ये आप डायग्राम नोट कर लेंगे, ओके। तो ये सब आपने देख लिया, और ये जोतदार के आगे आप इन तीनों को जरूर लिख लेना, इन तीनों नामों के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और आगे फिर आपको क्या नोट करना है, एक आपको पॉइंट यहाँ नोट करना है। फिर रिपोर्ट थोड़ा समझना है, जब बंगाल की जमीन हड़पी जा रही थी और जगह जगह पर हड़पी जा रही थी जमीन, तो इस चीज की सूचना ब्रिटिश की अदालत में पहुंचती है, और वहां बताया जाता है इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत पर अत्याचार किए जा रहे हैं। तो उसी के बारे में ये 5वीं रिपोर्ट थी। तो यहाँ क्या आपको नोट करना है, 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई यह रिपोर्ट में से 5वीं रिपोर्ट थी, जो भारतीय में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों के विषय में थी। कहने का मतलब वही है, ये मतलब ईस्ट इंडिया जो भारत पर अत्याचार कर रही थी ना, तो उसी के बारे में थी 5वीं रिपोर्ट। तो ये आप ध्यान रख लेंगे, नोट अपना कर लेंगे। आपको फिर यहाँ कुछ और नोट नहीं करना है, क्योंकि नोट और अपने काम का यहाँ नहीं है, ओके। ये जो आपकी थॉरिटी है ना, ये आपकी थोड़ी मतलब वैसी ज्यादा है, थोड़ी कहानी के प्रकार की, बच्चों की तरह ज्यादा है, फैक्चुअल चीजें थोड़ी कम है और वैसी ज्यादा है। तो अपने आप को नोट इसमें से निकाल लेनी है जो जो काम के हैं। और फिर आपको क्या नोट करना है, बुक्कान ये कौन था, तो ये आपको नोट करना है। ये
पॉइंट आया भी है। तो बुक्कान कौन था? फ्रांसीसी बुक्कान एक चिकित्सक मतलब डॉक्टर था जो भारत आया और बंगाल चिकित्सक सेवा में कार्य करता था, मतलब बंगाल में अपनी डॉक्टरी का काम करता था। कुछ वर्ष तक वे भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वलेज शल्य चिकित्सक रहा, मतलब उनका डॉक्टर इस टाइप का रहा। और कलकत्ता अपने प्रवास के दौरान उसने कलकत्ता में चिड़ियाघर की स्थापना की। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, चिड़ियाघर की स्थापना की। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे इसके। और ये आपको नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे जब आपकी 12th की हिस्ट्री सारी कंप्लीट हो जाएगी। टेंशन मत लेना, ठीक है। आप भी कोशिश करना, जो ही पॉइंट बताए जा रहे हैं आप अपने तरीके से भी नोट कर सकते हैं। ओके, जो आपकी फिर मेन किताब बन जाएगी एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, कौन सी बन जाएगी? स्पेक्ट्रम। और यदि आपका मन हुआ मध्यकालीन और प्राचीन भारत के लिए, आप आर.एस. शर्मा पढ़ोगे और फिर सतीश चंद्रा। बाद में आपके तीनों बेस बन जाएंगे। ओके, ओके, फिर आपको आगे नोट करना दक्कन दंगा आयोग, ये आपको नोट करना है। तो 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई थी, ये पॉइंट आपको नोट करना है। ओके, और इसके आगे बात कुछ आपको नोट नहीं करनी है। आपको जो भी पॉइंट आपको इनमें से अच्छे लगे वो आप नोट कर सकते हैं। जैसे 1700 इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त कर ली, इसका मतलब हमें वहां का टैक्स मिलेगा, ये सब चीज। तो 1765 में, तो 1765 में याद करो क्या हुआ था। ओके, तो ये आपको पॉइंट नोट कर लेने हैं। एक बार अपना चैप्टर को रीड कर लेना है और ये जो पॉइंट बताया ना ये आपको नोट कर लेने। ओके, और नोट्स आपने 6 के भी देखे होंगे और 7th 8th के भी देखे होंगे, तो नोट्स आपको उसी हिसाब से बनाने, एक ही आधे पेज पर, ज्यादा लंबे नोट्सों के इनके चक्कर में कुछ नहीं पढ़ना है। जो आपकी काम की चीज है वही केवल निकाल लेनी है। ऐसा जो ही नहीं होता है, हर एक चैप्टर से आपके 2 पेज के नोट्स होने चाहिए। और यदि कोई आपका चैप्टर काम का नहीं है तो उसे बिल्कुल छोड़ दो, ये कोई जरूरी नहीं है आपके नोट्स हर चैप्टर के बनने चाहिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी हमारा सिलेबस नहीं है। हमारा सिलेबस है जो कि यूपीएससी की वेबसाइट पर है, उसे आप जाके समझें और डाउनलोड करें, उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।